ननद की काली जुबान। भाभी, आज तो मेरा बहुत मन था कि मैं कचौड़ियाँ खाऊं। अरे मन है तो खाना भी चाहिए। तुम आराम से बैठो, मैं अभी कचौड़ी बना कर लाती हूँ। ननद की आवाज पर दोनों भाभियां उसके आगे पीछे भागने लगी थी। ये लो दीदी, आराम से बैठकर कचौड़ियाँ खाओ। अच्छा, अगर आपको कचौड़ियाँ अच्छी लगी हो ना तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल देना प्लीज। भाभी, सच्ची बताओ, कोई खास नहीं बनी है कचौड़ियाँ। हाँ, बस ठीक ही है। अब आपने बनाई है तो खा लेती हूँ। अच्छा देखो, तुम गुस्सा मत होना और अपने मन में कोई ऐसी वैसी बात मत लाना। तुम कहो तो मैं कुछ और बना के लाऊं क्या तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं भाभी, आपके हाथ की ना बकवासी कचौड़ियाँ खाकर मेरा मूड खराब हो गया है। अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। आप ऐसा करना, आधे घंटे में चाय बना लाना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी ना तुम्हारे लिए चाय। तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। शाम के समय। भाभी देखो ना, बहुत दिन से मेरा मन है कि मैं अपने लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की सोने की अंगूठी खरीदूं, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने पहन रखी है। लेकिन देखो ना, आपके नंदोई तो अपनी जेब ढीली करने को तैयार ही नहीं होते। अब क्या कर सकते भाई, हम तो दूसरों की अंगूठियां देखकर अपनी किस्मत को ही कोस सकते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप किसी को कोसना वोसना मत। आपको सोने की अंगूठी चाहिए ना, ये लो, आप मेरी अंगूठी रख लो। मैंने पहनी, आपने पहनी, एक ही तो बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, अभी खाना बनाना है ना। भाभी, बड़ी भाभी ने ना कचौड़ियाँ खिलाकर मूड खराब कर दिया। तो पैर में अब आप कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। अच्छा, अगर आपको बाहर से कुछ खाना है तो आप बता दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। पता नहीं मेरे हाथ का खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। अच्छा भाभी, आप ना एक किंग पिज्जा ऑर्डर कर दो। मेरा मन भी कर रहा था पिज्जा खाने को। अरे अरे अरे, अगर आपको ये लग रहा है कि संजू और सुनीता अपनी ननद रिंकी से बहुत प्यार करती है तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर किए देती हूँ, क्योंकि ये जो आपने अभी देखा ये प्यार नहीं, डर था, डर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा डर कि भाभी ने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर ननद को पकड़ा दी। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। तिवारी जी की 3 संतान थी। 2 बेटे शक्ति, सूरज और 1 बेटी रिंकी। बहुओं संजू और सुनीता की इकलौती ननद रिंकी शादीशुदा थी। जहां एक और संजू एक वहमी और अंधविश्वासी औरत थी जो अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को अंधविश्वास से जोड़कर ही देखती थी। संजू की आदत थी कि वो हर बात पर जरूरत से ज्यादा ही सोच विचार कर लेती थी, तो वहीं दूसरी और छोटी बहू सुनीता किसी भी बात के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं थी। इसलिए जैसा बड़ी बहू कहती या करती, छोटी सुनीता भी आंख बंद करके उसकी बातों को मानकर उसका अनुसरण करने लगती। अभी 2 दिन पहले तक संजू और सुनीता के जीवन में भरपूर शांति थी। सुनीता और संजू की शांत जीवन में हलचल तब पैदा हुई जब उनकी शादीशुदा ननद रिंकी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद, भाभी क्या है ये, आपने अभी तक ये दूध फ्रिज में नहीं रखा? देखना अभी ये दूध फट जाएगा। ननद की बात सुनकर संजू दूध का भगोना उठाकर उसे फ्रिज में रखने लगती है। अच्छा, एक कप चाय बना दो, फिर बाकी दूध फ्रिज में रखना। जैसे ही संजू चाय बनाने के लिए गैस पर दूध चढ़ाती है, कुछ ही मिनटों में वो फट जाता है। अरे बड़ी काली जुबान है इस रिंकी की तो, इधर इसने कहा और उधर दूध फट गया। हम तो रोज ही 2-3 बजे दूध फ्रिज में रखते हैं, आज से पहले तो कभी नहीं फटा, फिर आज कैसे फट गया दूध? अच्छा कोई बात नहीं, मैं फटे दूध का पनीर बना देती हूँ, शाम को काम आ जाएगा। भाभी पनीर बना तो रही हो, लेकिन देख लो कहीं ऐसा ना हो खराब दूध का पनीर खाकर सबका पेट खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी कई बार ऐसे ही पनीर बना चुकी हूँ, बहुत ही बढ़िया पनीर बन जाता है। भाभी की बात सुनकर रिंकी कंधे उचकाते हुए वहां से चली जाती है। शाम के समय संजू और सुनीता मिलकर पनीर की लजीज सब्जी बनाती है। मेरा तो पेट भरा हुआ सा लग रहा है, मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, आप दोनों मेरा खाना मत बनाना। रिंकी को छोड़कर घर में बाकी सब बड़े शौक से मटर पनीर की सब्जी खा लेते हैं, लेकिन जैसा रिंकी ने कहा था, कुछ देर बाद ही बारी बारी से सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे मेरा पेट दर्द से हाल बेहाल हो रहा है, ऐसा क्या डाल दिया था आज तुमने सब्जी में? अरे भैया, मुझे भी उल्टी जैसा फील हो रहा है। आपकी बात सच है, जरूर आज के खाने में ही कुछ गड़बड़ थी। अरे खाने में क्या गड़बड़ होगी, हम तो रोज ही खाना बनाते हैं, आज पहली बार थोड़ी ना बनाया है। अरे भाभी, मुझे तो लगता है आपकी बात सच्ची थी, इस रिंकी की जुबान सच में ही तो काली नहीं है, जो भी कहती है सब सच हो जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी, इसकी तो नजर ही खराब है। अब देख ले, पहले अच्छा खासा दूध फट गया और उसके बाद पनीर भी खराब हो गया। इस रिंकी की नजर से थोड़ा बचकर ही रहना, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप भाभी। अगले दिन, अरे चिंटू हटो वहाँ से, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी ना। रिंकी का इतना कहना था कि छोटू धम से जमीन पर आ गिरा।
अरे रिंकी, छोटे से बच्चे के बारे में ऐसी बात कौन निकालता है अपने मुंह से? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा कहने की? भाभी वो तो मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि ऐसा है कि तुम अपना लेकिन किंतु परंतु अपने पास रखो। कोई दुश्मन के बच्चे के लिए भी अपने मुंह से गलत बात नहीं निकालता, और तुम उसकी बुआ होकर उसके लिए ऐसा अनाप शनाप बक रही हो। भाभी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरे कहने से ही छोटू वहां से गिरा है। अरे सावधानी नहीं रखेगा तो नीचे गिरेगा ही ना, उसमें मेरी क्या गलती है? और अगर आपको अपने बच्चे की इतनी ही चिंता है तो पहले ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है। देखो रिंकी, तुम मुझे पहाड़ा मत पढ़ाओ। सब जानते हैं कि तुम्हारी काली जुबान है, जो तुम बोल दो तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट खाए। क्या कहा आपने? मेरी जुबान काली है? अच्छा, आज तक तो मेरी जुबान गोरी थी, अचानक काली कैसे हो गई? मैं भी तो जानू जरा। देखो रिंकी दीदी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? संजू भाभी जो बोल रही हैं एकदम सच्ची तो बोल रही हैं। अगर आपकी जुबान ऐसी है तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही बात अपने मुंह से निकालनी चाहिए ना। हम समझ रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आपको बच्ची के बारे में ऐसा कहने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तो आप दोनों के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि भैया सामने से आते हुए अभी टेबल से टकरा जाएंगे तो वो सच में टकरा जाएंगे क्या? रिंकी का इतना कहना था कि सामने से मोबाइल हाथ में लेकर आते हुए शक्ति सीधा टेबल से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। देखो सुनीता और रिंकी, देख लिया ना तुमने? अब तो यकीन हो गया। अपनी आंखों से ये नजारा देखने के बाद अब रिंकी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन। अरे मम्मी क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों घूम रही हैं आप? अरे नालायक, चुप कर जा तू। तूने ही कल मुझे बालों में मेहंदी लगाते हुए टोका था ना। मम्मी ध्यान से, कहीं आपके बाल झड़ ना जाए। देख, आज पूरा गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं मेरे बालों में से। ऐसा लग रहा है आधे बाल ही सर से गायब हो गए हैं। तू ना आज के बाद अपनी काली जुबान जरा सोच समझ कर ही खोलियो। जब देखो तब उल्टा सीधा बोलती रहती है। रिंकी सबको समझा समझा कर परेशान हो गई थी कि उसकी जुबान सफेद या गुलाबी भी तो हो सकती है, लेकिन काली तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब घर में कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, तब उसने अपनी इस कमी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। ये लोग मुझे काली जुबान बताकर परेशान करने चले थे ना, अब मैं इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। बस उसी दिन से रिंकी अपनी काली जुबान का डर दिखाकर घर में अपनी तानाशाही चलाने लगती है। घर में कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो अपनी जुबान से उनके लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अरे रिंकी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे मायके में? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कब आ रहे रिंकी को लेने। आज तक तो मम्मी जी हमेशा यही कहने को फोन करती थी कि कुछ दिन और रुक जाने दीजिए रिंकी को, और इस बार ले जाने के लिए पूछ रही है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। विजय की बात सुनकर रिंकी हंसने लगती है। माँ हो या भाभी, यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं ज्यादा दिन तक मायके में रहूं। क्या? और इस बात पर तुम दुखी होने के बजाय हंस रही हो? वजह जान लेंगे तो आप भी मेरी तरह हंसने लगेंगे। जब मैं मायके आई तो मैंने देखा मम्मी किसी लोकल सी मेहंदी को अपने सर में पोतने की तैयारी कर रही थी। मैंने मेहंदी का पैकेट उठाया तो उसपे साफ साफ केमिकल, अमोनिया और सस्ते कलर यूज होने के बारे में लिखा हुआ था। माँ को सावधान करने के लिए मैंने कहा कि आप ये मेहंदी मत लगाओ, आपके बाल झड़ जाएंगे। उस मेहंदी को धोते समय वास्तव में मम्मी के बाल झड़े तो उन्हें लगा मेरे कहने के कारण उनके बाल झड़ने लगे। ऐसे ही छोटू कब्बड़ पर चढ़ रहा था। मैंने कहा नीचे उतर जाओ नहीं तो गिर जाओगे। इतना कहते ही वो गिर पड़ा। भैया का ध्यान मोबाइल में था, इसलिए उन्होंने टेबल की तरफ देखा नहीं और टकरा कर गिर पड़े। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं सबको? अरे जब इन लोगों ने मुझे काली जुबान घोषित कर ही दिया है तो मुझे भी थोड़े दिन राजसी सुख ले ही लेने दो। इतना कहकर रिंकी हंसने लगती है। तभी उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है। अरे बेटा माफ कर दे, गलती हम लोगों ने की और काली जुबान तुझे ठहरा दिया। चल अब बंद करिए जुबान खोलने की धमकी, मैंने सब सुन लिया है। सास के समझाने पर संजू और सुनीता को भी ये समझ में आ जाता है कि जो भी हुआ उनकी लापरवाही से हुआ, रिंकी की जुबान से नहीं। दोनों भाभियां भी ननद से माफी मांग लेती है और रिंकी भी भाभी के गहने उन्हें वापस कर देती है।